नमस्कार। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 250 से ज़्यादा प्लेन होने वाले हैं बर्बाद अगले 10 साल में। ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है और पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे भी है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर भी ये रिपोर्ट है कि 250 से ज़्यादा जो कि मिराज 3, मिराज 5 ये जो फाइटर प्लेन्स हैं, ये अगले 10 साल में रिटायर करने पड़ेंगे और इनका इनका जो रिप्लेसमेंट है, वो कहीं J-10 या JF-17 या कोई और चाइनीज़ प्लेन से होगा और पैसा है नहीं। इकोनॉमी की हालत ये है कि खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, तो कहाँ से प्लेन खरीदेंगे? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, डॉक्टर डीके पांडे जो कि पीएचडी हैं इसी फील्ड में और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में और डिफेंस में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये पाकिस्तान की एजिंग फ्लीट उनके पास प्लेन ही कितने हैं जो 250 उनके खराब हो रहे हैं और 250 खराब हो रहे हैं तो वो कहीं से ला पाएँगे क्या? सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आप अपने चिर परिचित शो में आपने मुझे आमंत्रित किया। जहाँ तक रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और किस प्रकार वो ये मैंने जब न्यूज़ पढ़ा कि 250 जहाज़ जो हैं उनके एकदम से वो राइट ऑफ करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, तो मतलब ये मुझे लगा शायद हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा हो, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में शब्दों का वार हो रहा है, दाँव-पेच का वार हो रहा है, डायलॉग्स का वार हो रहा है और ज़मीनी हकीकत क्या है, हमें पता है कि किस प्रकार लड़ाई चल रही है। लेकिन बातें किस पूरा जो नाटो कंट्रीज़ हैं, वो कितने F-16 देने वाले हैं, कितने मिग-29 देने वाले हैं, कितने टैंक्स देने वाले हैं और ज़मीन पे देखा जाए तो कितना गए, वो एक उसी प्रकार से सूचना तंत्र का पूर्णतः इस्तेमाल करने की जो है एक सीख ली है शायद पाकिस्तान ने। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि आईएमएफ से वो लोन लेने के लिए कितना प्रयासरत थे और कहाँ-कहाँ प्रयास नहीं किया और जब आईएमएफ ने कहा कि आप 6 बिलियन की मुझे एक छोटी-सी गारंटी दिलवा दीजिए, लोग कह रहे हैं कि भई हाँ भई इतना होगा तो हम इतना की गारंटी देते हैं। तो वो भी वो उनको नहीं मिल पाया और वो उन्होंने पूरे विश्व में ज जो भी उनको तथाकथित उनके मित्र हैं, उन सबके पास गए और लेकिन तब भी वो चीज़ नहीं कर पाए और अभी जो मुझे सूचना जो कल-परसों की है कि वो शायद आईएमएफ ने अब वो टोटल निरस्त कर दिया है और अब नए सिरे से अब ये शुरू करेंगे लोन लेने के लिए और उनकी जो माली हालत है, क्या है, ये सर्वविदित है, तो मैं उस पर ज़्यादा समय न देके उनके जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स है, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, शुरू से ही अगर देखें तो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के पास F-16 के अलावा कुछ जहाज़ कोई ढंग का रहा ही नहीं। F-16 भी दिए गए क्योंकि रशिया चाहता था कि रशिया जो है अफ़गानिस्तान में उसमें था और जब ये जहाज़ दिए गए मैं बात कर रहा हूँ 1970-75 की जब और अमेरिका ने F-16 दिए ताकि रशिया को वो उस समय वहाँ से खदेड़ सकें और ये कहा गया कि ये F-16 आतंकियों के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाएँगे और आज भी जो नियम है कि F-16 उनको केवल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ही यूज़ करना है। वो बात अलग है कि उन्होंने भारत के खिलाफ भी बालाकोट के बारे में बताया, उसके बाद क्या हुआ हमें पता है और किस प्रकार से हमने उनके F-16 को धराशायी किया ये सर्वविदित है। लेकिन उसके बाद वो सफाई देते रहे कि नहीं हमने जो है नियम कोई तोड़ा नहीं है और जो लीक अप होती हुई वो जो है लगभग समाचारों में खूब चर्चा का विषय बनी। लेकिन F-16 के अलावा बाकी अगर जहाज़ देखें तो इतने पुराने उनकी इन्वेंटरी है कि ये कहना कि वो सक्षम एयरफ़ोर्स रहे हैं, मुझे नहीं लगता। देखिए सारा जो दरोमदार रहा है वो F-16 पर रहा है। और आप उनके जो मिराज 3 मुझे याद है मिराज 3 के उनके 3 वर्ज़न हैं मिराज 3 ओ, मिराज आरपी और मिराज 3ई। तो ये तीनों डिफरेंट उन्होंने कुछ जहाज ऑस्ट्रेलिया से लिए, कुछ और देशों से लिए और ये 1968 से जहाज आने शुरू हुए। तो जी 1968 और इनका प्रोजेक्ट रोज़ हुआ करता था उस समय मुझे जहाँ तक याद आ रहा है और उन्होंने उसको लिया और ये हुआ था कि भई JF-17 जहाज से इस फ्लीट को चेंज किया बदला जाएगा। अब JF-17 का ज़िक्र हो रहा है तो मैं एक छोटी-सी बात मज़ेदार बात बता दूँ कि JF-17 जो है वो आप उसको जहाज कैसा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन नाम जो है बहुत ज़बरदस्त नाम है। ये नाम जो है वो इंस्पायर्ड है F-16 से। हुँ। F-16 और उन्होंने कहा हम एक कदम आगे जाएँगे, तो उन्होंने F-16 की जगह F-17 उसका नाम रखा।
और अब वो F-16 और 17 रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम JF रखेंगे। तो अब एग्ज़ैक्टली फ़ॉल्कन वगैरह बोलना उनके लिए मुश्किल था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जॉइंट फाइटर 17 है। तो ये तो है उत्पत्ति JF-17 की। और JF-17 में की जो प्रॉब्लम्स आई, आज भी जहाज जो है वो, हालांकि वो कह रहे हैं कि जो है इससे पूरा दारोमदार पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 पे ही है, लेकिन उसमें जो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी हैं। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जो कि मैं भारतीय आर्टिकल की बात नहीं कर रहा, मैं विदेशी मीडिया ने जो उन पर रिसर्च की है उन JF-17 पर, वो जो है बिल्कुल एक चिंता का विषय है। वो जहाज रिलायबल नहीं है। शायद अभी कुछ वो, क्योंकि और दूसरे जहाज उनके पास है नहीं, मजबूरी में क्या करेगा आदमी, तो वो JF-17 का कर रहे हैं। तो मिराज 3 आए 1968 में। मिराज 5 जो कि आरपी रोल होता है, तो मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए ये इन्होंने कराची के पास मसरूर उनका एयरबेस है, वहां पर ये जहाज रखा गया। और इन्होंने समुद्री ठिकानों पर जहां पर आक्रमण करना चाहे जितने लक्ष्यों के लिए रखा। और ये 1970 में, सोचिए 68 में, 1968 में आए मिराज 3, मिराज 5 आए 1970 में। और उसके बाद जो है कोई दूसरे जहाज नहीं आ पाए। जो जहाज, यही जहाज उनकी इन्वेंट्री थी। एक उनके पास A53, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा था, और शायद अब उन्होंने टोटली राइट ऑफ कर दिया उसको। A53O ऑफेंसिव रोल के लिए था और बहुत कम रेंज थी, उसको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। तो ये है टोटल उनकी इन्वेंट्री। और एक उनका एक और जहाज जो एडी रोल में हुआ करता था, जो कि उन्होंने सन 2000 के आसपास बनाया था, F7P। 2000 में इसको अपग्रेड करके 7PG किया गया। जी मतलब अपग्रेडेड वर्जन था। और इसमें गिम्रो एक कंपनी है इटालियन की, उसकी एयरबॉर्न इंटरसेप्शन रडार लगाया गया था, जो कि बेहतर था, पुष्पण रडार था। जी खैर, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये है कि 135 मिराज 3, 139 139 मिराज 5, और 60 जो है वो F7P, ये जहाज उनके लिए एक तरह से अब वो कूड़ा हो चुके हैं। कूड़ा क्यों होंगे? क्योंकि देखिए जहाज हमारे पास भी है, लेकिन हमने उनकी मेंटेनेंस की, उस पर काफी रिसर्च किया और उनको उड़ने के योग्य बनाया। मैं बता दूं, भारतीय वायुसेना में ये बहुत कड़ा रूल है कि जो भी जहाज टेक ऑफ करता है, उसकी तकनीकी रूप से उसका स्वास्थ्य देखा जाता है, और जो टेक्निकल रूप से हेल्दी पाए जाने पे ही उस जहाज को उड़ने की अनुमति दी जाती है। पूरी पूरी फ्लाइंग रोक दी जाती है। अगर आपने ध्यान हो कि अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि जो क्रैश हुआ था सूरतगढ़ के इलाके में, और उसके बाद जो उसके इंजन की कुछ प्रॉब्लम पाई गई थी, और सब जो है MiG-21 जहाज बाइसन को जमीन पर रखा गया कि नहीं, जब तक हम पूरी जांच नहीं कर लेते और उड़ने के काबिल नहीं इसको हम कोशिश करते, तब तक उस जहाज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम बहुत कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं। जहाज का स्वास्थ्य और पायलट का स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी फाइटर इंडियन एयरफोर्स में आज की तारीख में, और पहले से लगभग मुझको 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, मैंने कभी नहीं देखा कि इस नियम की अवहेलना की गई, और ना आगे होगी। क्योंकि इसमें उद्देश्य है कि हम जाएं, उस लक्ष्य को भेद के आए, जो हमें जो मिशन दिया गया है वो मिशन अकम्प्लिश होना चाहिए। ये हमारे जो है डीएनए में डाल दिया गया है। हम जाएंगे तो दुश्मन के छक्के छुड़ा के ही आएंगे, ये हमें सिखाया गया है, और हम इसको हमने जो है एग्जिबिट किया है। हम जितने भी पुराने ऑपरेशंस हुए हैं आप जानते हैं, और जितने भी हम विदेशी एयरफोर्सेस आई हैं भारत में, उन्होंने सबने हमारे पायलटों की जो हमारी जो भी परफॉर्मेंस रही, ऑपरेशन परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस रही है, उसकी बहुत तारीफ की, बुरी भी प्रशंसा हुई। और मैं एक और जिक्र कर दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन एयरफोर्स जब आई भारत में, ग्वालियर में जब एक्सरसाइज हुई, और मैं भी था उन दिनों उधर, और उन्होंने ये साफ कहा कि विश्व में जो बेस्ट पायलट्स हैं वो भारत में है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हमारी ट्रेनिंग है ये, और किस प्रकार से हमारा जो डिसिप्लिन है उसके बारे में बताता है। उसके टोटल विपरीत जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स में जो जहाज है, इनको अपनी खुद की पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो नीतियां रही हैं, देखिए चाहे कुछ भी कह लें, पाकिस्तान आर्मी का दबदबा है पाकिस्तान में। और जो वो चिरपरिचित डायलॉग है कि हर देश के पास एक आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है। तो वहाँ आर्मी ही सब कुछ है, और एयरफोर्स नेवी का जो हायरकी में पोजीशन है वो काफी लो हो जाती है। कहने के लिए वो सेकंड थर्ड और ये बराबर है, वो कहने के लिए है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है
ये आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं और थोड़ा-सा आप खंगालेंगे साहित्य को तो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो जो इनके स्पेयर सपोर्ट चाहिए थे हमको, जो इनको एक्सपर्टीज़ चाहिए थी हमको, जो एक एक मेंटेनेंस हमको बेंच चाहिए होती है, जो कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, वो हम मॉडर्न वहाँ पर नहीं देख पाए आज तक। तो इसका खामियाजा जो है जो जहाज है इनकी हेल्थ पे पड़ता है। वो जहाज जो है धीरे-धीरे जो परेशान होते हैं और को धीरे-धीरे निकालना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में ये निर्णय लिया गया है, लेकिन ये निर्णय लेने जो 250 से बता रहे हैं अधिक जहाज को शायद निकाल दिया गया होगा। यही जहाज है जो 135 और 40 अगर आप जोड़ लें तो ये 175 होते हैं, उसमें से हो सकता है कि कुछ जहाज रखे हैं वो। क्योंकि F-7PG थोड़ा-सा भी मतलब 20 साल की उम्र हुई है और एक जहाज की उम्र जो है कहा जाता है कि वो 30 साल से और 40 साल के बीच में होती है। तो वो भी लगभग आधा समाप्ति पे है। तो मिराज 3 मिराज 5 को निकाल कर वो अब चाहते हैं कि जेव 17 और J-10 या J-20 जैसे जहाज को लाएँ, लेकिन लाएँ सोचने में क्या बुराई है, लेकिन लाने के लिए आपके पास जो पूँजी होनी चाहिए वो कहाँ है? और 2 दिन पहले ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो इस समय पॉलिटिकल टर्मॉइल है, जो राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है, वो सेना जो है वो इमरान की पार्टी से ही लड़ रही है, तो वो बाहर के देशों से कैसे लड़ पाएगी, ये समझ के परे है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक सिंपल सी बात ये कहना चाहूँगा, सेना अपने अंदर ही लड़ रही है, उसको बाहर देखने का मौका कहाँ है? जहाँ तक बात है ये 250 जहाज़ों की, तो यही मुझे लगता है कि उनके जो पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के जो फ़ौजी हैं, उनके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए कि हम आपको एक बढ़िया जहाज़ देने वाले हैं। उसी का ही एकमात्र ये खतर हो सकता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो और कब होगा देखिए कहा तो गया है, लेकिन कितने स दिनों में और कितने सालों में ये 250 जहाज़ निकलेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कोशिश की थी कि जहाज़ वो खुद बनाएँ और जब हमने तेजस उड़ाया और तेजस 1 मार्क ए आने वाला है और हम एमएक्स भी बना रहे हैं और बहुत कुछ बना रहे हैं जो कि को गले नहीं उतर रहा है। तो निश्चित रूप से और इस दिशा में कभी उन्होंने ध्यान दिया नहीं क्योंकि सारा ध्यान उनका रहा किस प्रकार से अपना वर्चस्व करें और कैसे वो कहा जाता है ना एक मलाई कैसे खाई जाए, वो मलाई खाने में ज़्यादा ध्यान रहा और जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उस फ़ौज का उस पर ध्यान कम दिया गया, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफ़ोर्स या नेवी हो। लेकिन सर, एक चीज, जिस तरफ अब ध्यान गया है, ये एक अपने आप में एक निष्पक्ष रूप से कहूँ तो ये अपने आप अच्छी बात है, 250 का जहाज निकाल के अच्छे जहाज लाए। सर एक चीज आज ही की खबर है, पाकिस्तान के ऊपर 58 लाख करोड़ रुपीस का कर्जा है। 58 लाख करोड़ रुपीस कोई छोटी चीज नहीं होती। अगर बात करें तो इन्होंने अपना अमेरिका में एक होटल था जिसको इन्होंने बेचा अभी हाल में। अच्छा, और उसको वो ये होटल है न्यूयॉर्क में और उस होटल को लीज आउट किया है इन्होंने। इस होटल का नाम था न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल। बड़ा आइकॉनिक होटल है और इस होटल को बड़ी प्राइम लोकेशन पे है वहां पर। अगर ये होटल बेचने की नौबत आ रही है तो सर प्लेन कैसे खरीदेंगे? प्लेन तो और ऊपर से उसमें तेल भी डाला जाएगा। जो जो टैंक के लिए तेल नहीं था वो अब प्लेन में कैसे पड़ जाएगा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये वो उनकी माली हालत ऐसी नहीं वो कुछ एयरफोर्स वो भी मॉडर्नाइजेशन का प्लान उनका नहीं हो सकता। अभी उनको रोकना ही पड़ेगा और निश्चित रूप से वो अपना जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है उसको जारी रखेंगे ताकि मनोबल नहीं गिरना चाहिए। अगर मनोबल गिर गया तो सेना को आप भले ही कितने भी आधुनिक कितने भी आधुनिकतम आप उनको शस्त्र-अस्त्र दे दीजिए, और जहाज दे दीजिए वो सब बेकार हो जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से ये जो दिया गया है, खबर फैलाई गई है कि 250 जहाज जो है वो एक और खबर फैल रही है मुझे पता नहीं कि आपके सामने वो आई कि नहीं आई कि पाकिस्तानी जनता का दिल जीतने के लिए और उनका ध्यान बाँटने के लिए छोटा-सा पाकिस्तान चाहता है छोटा-सा युद्ध हो भारत के साथ। और छोटा युद्ध हो, ज़्यादा नहीं हो जिसमें कि ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो, ज़्यादा वो बढ़े नहीं और उनको पता है कि अगर युद्ध होगा तो पूरा विश्व जो है रोकने पर लग जुट जाएगा, तो युद्ध 1-2 दिन का होगा। लेकिन रशिया-यूक्रेन के युद्ध के बाद तो समीकरण बदल रहे हैं और वॉरफेयर का टोटल जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहा है। खैर तो ये भी एक खबर है, लेकिन वो मुझे लगता है कि फिर ये केवल मात्र वहाँ के लोकल जो आम लोग हैं उनको उनके लिए ये खुराक दी गई है ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए कि हाँ भाई देश जो है वो खतरे में है और देश पर जो है इसमें
मुसीबत आई हुई है, दुश्मन जो है ललकार रहा है और अभी हमको शांत रहना चाहिए और दुश्मन को पहले करना चाहिए, दुश्मन का सामना करना चाहिए। लेकिन अरे भाई दुश्मन का सामना करने के लिए आपको फ़ौज चाहिए, आपको आप तो कह रहे हैं कि भाई रोटी देने के पैसे नहीं हैं, खबरों में आया कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो जब ऐसी हालत है तो कैसे आप युद्ध लड़ेंगे? ये कोई भी एक आम आदमी भी सोच सकता है कि बिना पूंजी के युद्ध नहीं हो सकता। जो आप सोचिए कि जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, उसमें पर डे का एक्सपेंडिचर जो है वो बिलियन डॉलर्स में है। 1 या डेढ़ है, मुझे एग्ज़ैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा है। तो ये बताइए इतनी महँगा युद्ध क्या पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में है? हरगिज़ नहीं। तो ये बात तो मुझे लग रहा है कि एक और इनपुट मैंने ट्विटर पे देख रहा था। उनके एक मेरे ख़्याल से रिटायर्ड फ़ौजी हैं। उन्होंने कहा कि हम यूएई को और मिडल ईस्ट में अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो क्यों नहीं भेज देते? उससे सारा पैसा आ जाएगा। तो ऐसी जो देखिए न्यूक्लियर वेपन्स के साथ खेलना छेड़खानी करना शायद उनको नहीं पता, शायद इसलिए उन्होंने जैसे कि वहाँ पाव किलो के बम और आधा किलो के बम और 1 किलो के बम जैसे शब्दों का फ्रेजेस का प्रयोग किया गया। तो बताता है कि वो कितने अनभिज्ञ हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, उनको न्यूक के बारे में ज़रा-सा भी आइडिया नहीं है और केवल मात्र आम आदमी को तो न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, खतरे के बारे में पता है कि न्यूक्लियर बम गिर गया मर जाएँगे और नुकसान हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या? उसकी संभाल कैसे की जाती है? ये आम आदमी को नहीं पता। एक छोटी-सी बात जहाँ तक मैं बता दूँ न्यूक्लियर हथियारों के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें सबको पता है कि नागासाकी, हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराए गए, बिग ब्रदर एंड फैट बॉय और क्या-क्या जहाज उड़ाए गए। तो उसके बाद कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो है न्यूक्लियर रूप में। हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सबको पता है कि जो आज तक जो है नागासाकी, हिरोशिमा में जो लोग हैं, उसको भुगत रहे हैं इतने सालों बाद भी। तो कोई नहीं चाहता कि जो है मानवता सफ़र करे। क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते। हवा का रुख कब कहाँ से कहाँ जाएगा, वो आप उसको बदल नहीं सकते। तो वो बहुत भयावह है वो चीज़। तो उसको कोई भी देश देखिए कितना हल्ला मच रहा है कि पुतिन न्यूक्लियर आर्म्स यूज़ करेंगे और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वो कभी नहीं कि यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर और बाइडेन दोनों ही समझदार शासक हैं और वो जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ खेलना जो छेड़खानी करना कितना घातक हो सकता है पूरे विश्व के लिए, उनके देशों के लिए नहीं। देखिए आप युद्ध अगर जीतते हैं, युद्ध जीत को एन्जॉय करने के लिए आपका ज़िंदा रहना भी तो आवश्यक है। तो आप जब ये इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर अस्त्र-शस्त्र का, तो हुँ। क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। तो ऐसे हालात में ये जो है बचकानी बातें पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उनके पास दूसरे मुद्दे हैं, उनका वो सामना कर रहे हैं समझदारी से और थोड़ा मैच्योरिटी लाएँ। एक और मज़ेदार चीज़ बता दूँ, उनके बहुत परम मित्र जो है वो जब शाहबाज़ से मिले टर्की के शासक से जो अभी दोबारा चुनाव जीत के आए हैं अर्डगन साहब तो वो अर्डगन साहब ने उनसे गले मिलने से इनकार कर दिया। देखिए भारत ने तुर्की की बहुत मदद की जब उनके यहाँ अर्थक्वेक वगैरह आया तो भारत ने क्योंकि मानवीय अधिकार पर हम विश्व में कोई भी देश हो चाहे हमारा दुश्मन ही रहा हो, हमने सबको मदद की। 98 देशों को हमने वैक्सीन दी और हमने ऑपरेशंस चलाए ताकि सबको हेल्प मिल सके। अफ़गानिस्तान में निकालने में हमने भारत के साथ-साथ बाहर के लोगों को भी हमने वहाँ से निकाला। जब हम यूक्रेन से निकाल रहे थे तो हमने पाकिस्तानी लोगों को भी वहाँ से निकाला। जब यू यू यूक्रेन से युद्ध के बाद भारतीय छात्र वहाँ से निकाले गए तो उसमें पाकिस्तान के छात्र भी आए। तो मानवता के आधार आधार पर हमने सबकी मदद की है। तो भारत को इसीलिए विश्व गुरु अभी कहा जा रहा है और सब उसका सम्मान कर रहे हैं। उसके बिकॉज़ हमारी नीतियाँ हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। और हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व जो है वो परिवार है और हम परिवार में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सबका आदर करते हैं और हम सबकी मदद करेंगे। लेकिन जो मानवता के विरुद्ध काम करेगा, जो हम पर हमारे अस्तित्व पर हमला करेगा, उसको हम ज़बरदस्त उसको जवाब छोड़ा नहीं उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसका देंगे। जवाब मिलेगा थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डर। सर ये 250 प्लेन जो रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद सपोजिंग नहीं मिल पाता, एक रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है, तो क्या पुराने ही प्लेन चलाने पड़ेंगे? और पुराने प्लेन चलाएँगे तो पुराने प्लेन चलाने का खामियाज़ा क्या भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के लोग जो हैं या स्पेशल जो उनके जो डिसीज़न मेकर्स हैं, वो इतने इमैच्योर होंगे कि वो जहाज़ को भी खतरे में डालें और हालाँकि जहाज़ तो खतरे में डाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि अब उनकी उम्र खत्म हो गई है।
लेकिन जो उनके पायलट्स हैं, देखिए किसी भी मुल्क का पायलट हो, उसको ट्रेन करने में समय लगता है। आप जहाज उड़ाना सिखा सकते हैं, लेकिन जहाज को एक्सप्लॉइट करना, जहाज का भरपूर प्रयोग करना, एक प्रोफेशनल उसका प्रयोग करना, वो एक दिन में नहीं आता। सालों लग जाते हैं और दसों सालों में भी वो आदमी को लगता है कि यार अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो ये और कहा जाता है कि जितने भी युद्ध हुए हैं, वो कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। हर एक हमारा जो एयर कॉम्बैट हुआ है, डॉग फाइट जिसे आम आदमी जानते हैं, हम लोग एयर कॉम्बैट बोलते हैं, कोई भी एयर कॉम्बैट जो है वो सेम नहीं हुआ दूसरे से। ये हमेशा हर एक एयर कॉम्बैट की अपने एक अनूठापन रहा है। मुझे 2500 से ऊपर एयर कॉम्बैट का अनुभव है और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ और हमेशा जो लगा कि एकदम नया है। और भले ही वो हमने बहुत सिंपल पोजीशन में और कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी अगर हमने एक्सरसाइज की, तब भी जो है वो कभी कभी कोई रिपीट हुआ ही नहीं। तो जब ऐसी ज्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी है एयर स्पेस में, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है पुराने जहाजों के साथ अपने पायलट्स के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी। और अगर मरता क्या न करता वाली स्थिति आती है, तो देखिए भारत तो युद्ध करेगा नहीं उनके ऊपर, क्योंकि हम हमेशा हमने दुश्मन की गोली का ही जवाब दिया है। हमने पहली गोली हमने नहीं चलाई, ये हमारा सिद्धांत रहा है और हम हमेशा इस पर हम गर्व करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अब उनको अगर अपने प्रिपेयर्डनेस के लिए, ऑफ प्रिपेयर्डनेस के लिए हर सेना अपनी तैयारी करती है युद्ध के लिए, उसकी तैयारी के लिए जहाज उड़ाने हैं, तो इन 250 में से वो देखेंगे कौन से जहाज जिनके साथ हम एक एनालिसिस किया जाता है कि भाई जहाज को हम कितना यूज करते हैं और किस लिमिट तक यूज करते हैं। तो लेकिन काफी लंबी प्रक्रिया है कि आप हर जहाज की एक लिमिट निकालते हैं कि हाँ भाई जहाज से हम ये कर सकते हैं, और उसमें समय लगता है और फिर पैसा लगता है, पूंजी लगता है। तो देखिए ये एक्सरसाइज तो उनको करनी ही होगी, ये नए जहाज खरीद नहीं सकते। तो हो सकता है ये प्रोसेस करें, लेकिन इस प्रोसेस में 1 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हालाँकि आप एक्सरसाइज करना चाहें तो 6 महीने में एक्सरसाइज पूरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको वो सब रिसोर्सेज चाहिए जो कि आपने जो भी एक्सरसाइज की उसके बाद तुरंत ही आपको रिफ्यूल करके दोबारा आपने टेक ऑफ किया। तो वो तेल भी तो होना चाहिए आपके पास। तो बहुत कुछ है जो कि स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए। मेंटेनेंस की टीम जो है वो बिल्कुल सुपर एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि मेंटेनेंस टीम ही वो जहाज उनको जहाज को काबिल बनाएगी कि वो उड़ा सके। और तीसरी बात, एक कहावत है मेंटेनेंस में कि रिड्यूस टू प्रोड्यूस। रिड्यूस टू प्रोड्यूस, जैसे आप 250 जहाज हैं, अब आप उसमें से किसी में एक असेंबली ठीक है, किसी में दूसरी असेंबली ठीक है। जो असेंबली ठीक है उनको निकाल के आपने जोड़ के और एक नया जहाज खड़ा कर दिया। तो आपने रिड्यूस कर दिया। 250 से वो जहाज हो सकता है कि 100, 50, 70 पे हो जाए। लेकिन आपने वो जो है वो जहाज को तैयार किया, तो वो बढ़िया जहाज तैयार करने की कोशिश की, जो कि मैंने कहा ये सब कागजों में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत जो है वो बहुत ही लोहे के चने जमाना है ये प्रक्रिया को करना। क्योंकि आप पहले असेस करते हैं कि जो असेंबली एक जहाज में है वो कौन-सी काबिल है और कितनी काबिल है। उसके बाद उसको आप देखते हैं कि भई मैं किस जहाज में फिट करूँ, कौन-सा जहाज ठीक रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक और चीज़ आती है, जैसे हम सब साइन करते हैं, हमारा सिग्नेचर होता है। आप रोहित हैं, जितने भी रोहित हैं, आप उनको साइन करने को बोलिए, वो सबका रोहित अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। जब सारे रोहित हैं और सभी इंसान और सभी होपफुली मेल होंगे जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो लेकिन इसी प्रकार से हर जहाज का एक सिग्नेचर होता है। वो सिग्नेचर आप हर 2 जहाज का समान नहीं होता। हर सिग कोई भी टेक्निकल आप इक्विपमेंट लें, कार लें, चाहे आप लैपटॉप लें या मोबाइल लें, हर एक टेक्निकल चीज़ का एक सिग्नेचर होता है, जो उसी ढंग से वो काम करती है। 2 चीज़ें एक साथ एक जैसी काम करेंगी, ये बहुत ही रेयर है। तो ऐसी दशा में ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी कि आप 250 जहाज का मूल्यांकन करें और उसमें से जो सही हो उनको रखें, और जो कंडम हो गया है उनको में से आप चीज़ें निकाल-निकाल के और रिपेयर करते चलें, और स्पेयर उसमें से निकालें। जो स्पेयर बाहर से आ रहे थे, आप अपने ही जहाज़ों से निकाल के और वो आप जो जहाज हाँ, जो बनाएँ। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और आसान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपको टेक्निकल टीम चाहिए, कुशल टेक्निकल टीम चाहिए, प्लस आपको टेस्ट बेंच चाहिए, वो सब आपको जाँचना परखना चाहिए। तो उसके लिए जो वेर-विदौल है वो काफ़ी लंबा-चौड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना कम समय में तैयार कर पाएँगे, और जैसा कि वो सोच रहे हैं कि छोटा-सा युद्ध लड़ लें, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी परिस्थिति बन पाएगी। राइट सर। थैंक्स अ लॉट सर फॉर टेलिंग अस द डिटेल्स। और ये खबर भी बहुत बड़ी थी कि 250 प्लेन इकट्ठे 10 साल में खराब हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज
25 पर ईयर नए प्लेन खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए पैसा पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। अपने लोगों को खिला ले या फाइटर प्लेन खरीद ले, बस यही पसोपेश अगले पूरे डिकेड में हमें दिखेगा, पूरे दशक में हमें दिखेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।